Hello everyone, my name is Jatin and today we are doing previous year questions of probability of class 12th maths। इससे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के ऊपर पूरी एनसीईआरटी सॉल्व की हुई है। ठीक है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उन वीडियोस को देखो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, और मैं आई बटन में भी डाल दूँगा। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी का ये चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ये आपके बोर्ड्स में 3 to 4 मार्क्स कंटेन करता है। ठीक है, और हो सकता है 5 मार्क का भी आए। ठीक है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन 5 मार्क का बन जाता है। ओके, तो अगर आपने ये क्वेश्चंस गलत कर दिया ना प्रोबेबिलिटी का, तो आपके गए 5 या 4 मार्क्स। ठीक है, 100 में से सीधा 96 में पहुंच जाओगे आप। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान दो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस ऑल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट्स द सम ऑफ द नंबर्स एज द मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड विंस द गेम। ठीक है, तो ए और बी दो बंदे हैं आपके पास, और वो दोनों ऑल्टरनेटिवली डाई फेंक रहे हैं, और वो कह रहा है कि जीतेगा वही जो मल्टीपल ऑफ 6 लाएगा दोनों डाइस जब फेंकोगे तो उन दोनों का सम करेंगे। ठीक है, सम करेंगे मतलब प्लस करेंगे, प्लस में जिसका 6 आ जाए या 12 आ जाए वो जीत जाएगा। ठीक है, किसी का 6 आ जाए या 12 आ जाए वो जीत जाएगा। ओके, तो पहले तो आपको सैम्पल स्पेस बनाना पड़ेगा। 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6, जल्दी से बनाते हैं इसको। ठीक है, पेयर ऑफ डाई का सैम्पल स्पेस ऐसे बनाते हैं, देख लो, और ये बना के आपको दिखाना है वहाँ पे। ठीक है, कहीं कोई सोच रहा हूँ मैं डायरेक्ट लिख के आ जाऊँगा, आपके मार्क्स कट सकते हैं, रिस्क मत लेना। 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 एंड 6 5 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 एंड 6 6 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका सैम्पल स्पेस है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 कहाँ है, या तो 6 है या तो 12 है। जो 6 की टेबल में आते हैं ना उसको हम कहते हैं मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, तो कहाँ पर है, देखो 3 और 3 6 कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। ठीक है, देख लो, और कोई तो मल्टीपल ऑफ 6 नहीं है ना। 5 + 1 2 + 4 3 + 3 4 + 2 5 + 1 एंड 6 + 6। ओके, तो कितने हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या हो जाएगी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कि मल्टीपल ऑफ 6 आ जाए, कितने हैं 6/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल, तो इसका आंसर 1/6 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या हो जाएगा, हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 1/6, क्योंकि और कोई केस तो है नहीं, सो 5/6। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड लूजिंग दोनों आ गए हैं। ओके, ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि इफ़ ए स्टार्ट्स द गेम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग द गेम। ए शुरुआत करता है गेम की और आपको बी को जिताना है। ठीक है, बी की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो अगर ए ने स्टार्ट किया है तो ए हारा होगा, क्योंकि आपको किसको जिताना है, बी को जिताना है। तो ए को हराते हैं पहले, तो यहाँ लिखते हैं इसको। तो हारने की प्रोबेबिलिटी दोनों की 5/6 है, जीतने की दोनों की 1/6 है, तो ए हारा। ठीक है, ए लूज़ और बी जीत गया, फर्स्ट राउंड में ही बी जीत गया। ठीक है, क्योंकि आपको बी को ही जिताना है, या तो फर्स्ट राउंड में बी जीते, पहली बार में ही बी जीते, या सेकेंड राउंड में बी जीते। सेकेंड राउंड कैसे करोगे, देखो प्लस करोगे, ये दूसरा केस है, फर्स्ट केस खत्म हो गया। ए स्टार्ट करेगा तो ए हारेगा, बी स्टार्ट करेगा क्योंकि फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी जिता दिया है, तो दूसरे केस के लिए हमें दूसरे राउंड में जिताना होगा बी को। ओके, तो बी हारेगा 5/6, फिर ए हारेगा क्योंकि ए तो हमेशा ही हारेगा, और बी जीत गया सेकेंड राउंड में। देखो ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, ये सेकेंड राउंड में बी जीत गया। ठीक है, प्लस अब थर्ड राउंड में बी को जिताएंगे हम, सो 5/6 × 5/6 फर्स्ट राउंड कंप्लीट, इंटू 5/6 × 5/6 सेकेंड राउंड कंप्लीट, इंटू 5/6 मतलब ए हारा, और 1/6 यानी अब बी जीत गया। तो ऐसे ही सो ऑन करके करते करते हम इन्फिनाइट तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये गेम तो कभी रुक ही नहीं सकता, क्योंकि बी तो कभी भी जीत सकता है। ओके, उसने ये नहीं बोला ना कि कहाँ तक लिमिट करना है, कहाँ तक आपको खेलना है। ठीक है, तो ऐसे ये इन्फिनाइट जीपी एक बनेगी। देखो कैसे बनेगी जीपी, मैं बना के दिखाता हूँ। देखो सब में कॉमन क्या है, पहले देखो कॉमन 1/6 और इसमें भी 1/6 कॉमन है, तो 1/6 को ना बाहर ले लो आप। अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका 5/6, और यहाँ देखो 5 कितने 5/6 हैं, 3 5/6 हैं, तो 5/6 की पावर 3 प्लस यहाँ पे कितने 5/6 हैं, 1 2 3 4 5 5/6 हैं, 5/6 की पावर 5। अब कैलकुलेट कर लो कि ये 3 है 5 है, अगली पावर 5/6 की क्या होने वाली है, 7 होगी। ठीक है, क्योंकि ऑड मल्टीपल चल रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट 9 होगी, एंड सो ऑन करते करते ये कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। अब इन्फिनाइट APGP क्लास 11 में आपने पढ़ा हुआ है कि इन्फिनाइट का सम क्या होता है, सम A/1 - R। ठीक है, सबसे ईजी फार्मूला तो यही था। ठीक है, और ये हर जगह लगेगा अब। ओके, तो प्लीज़ ध्यान रखो इसको, 2020 में आया हुआ है ये क्वेश्चन।
तो 1/6 बाहर रखो। अब यहाँ पे लगाओ r निकालो पहले, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। कैसे निकालते थे? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है? 5/6 का क्यूब। फर्स्ट टर्म क्या है? 5/6। क्या हो जाएगी? 5/6 का क्यूब अपॉन में 5/6, दैट इज़ 5/6 का स्क्वायर। r क्या हो जाएगा? 5/6 का स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है? a ये है, तो a ये गया 1 माइनस 5/6 का स्क्वायर। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग द गेम। सॉल्व कर लो इसको। तो ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 1/6। 5/6 ऊपर चल रहा है, 1 माइनस 25/36। ठीक है, यहाँ नीचे एलसीएम ले लेना। अब इसको तो सॉल्व करना सिंपल मैथ्स है आपकी। 5/6, 36 माइनस 25 11 और नीचे 36। ठीक है, 1/6, 36 सबसे 5/6 चल ही रहा है और 36 सबसे ऊपर चला जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ये कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5/11। फाइनल आंसर क्या है आपका? 5/11। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग द गेम। अगर उसने क्वेश्चन में पूछा होता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द गेम, तो आप क्या करते? 1 में से 5/11 माइनस कर देते। अगर ए की विन की बोली होती है ना उसने, तो 1 माइनस 5/11 करते, क्या आता आपका आंसर? 6/11। ठीक है, ये ए के जीतने की होती, क्योंकि और कोई केस तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस ऑल्टरनेटिवली। ए विन्स द गेम इफ़ ही गेट्स अ टोटल ऑफ 7। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीतेगा जब ए विन, जब वो सम क्या लेगा? 7 लेगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब बी विनिंग द गेम, जब वो सम क्या लेगा? 10 लेगा। देखो क्वेश्चन में पढ़ लो। तो सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस बनाओगे। सबसे हेटेड काम लगता है मुझे ये सैम्पल स्पेस बनाना। 2 3 4 5 6 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 6 5 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6। अब देखो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी मतलब सम 7 चाहिए, तो ये वाली लाइन। ठीक है, कितने हैं आउटकम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग 6/36, दैट इज़ 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लूजिंग क्या हो जाएगा? ए के लूज होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/6, दैट इज़ 5/6। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग द गेम क्या है? सम क्या चाहिए? 10 चाहिए। ठीक है, कितने हैं आउटकम? 3। सो 3/36, दैट इज़ 1/12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लूजिंग क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1/12, दैट इज़ 11/12। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? इफ़ ए स्टार्ट्स द गेम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस। अब बी को फिर दोबारा जिताना है। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस अपना, लेकिन इस बार प्रोबेबिलिटी दोनों की अलग अलग है। क्वेश्चन तो पूरा ही सेम है। ए ने स्टार्ट किया तो ए पहले हारा होगा और बी को फर्स्ट राउंड में जिताएंगे। ठीक है, ए स्टार्ट करेगा तो ए हारेगा, ए के हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6। ठीक है, बी जीतेगा, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/12। ठीक है, फर्स्ट राउंड में बी जीत गया। अब सेकेंड राउंड में बी को जिताओ, यानी और ए स्टार्ट करेगा तो 5/6 इंटू बी भी हारा 11/12, फिर ए हारा, फिर बी जीत गया। ठीक है, एक सेकेंड रुको, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। चार्ज ओके। फर्स्ट राउंड में बी जीता, सेकेंड राउंड में बी को जिताना है, तो 5/6 बी हारा, फिर ए हारा, फिर बी जीत गया। ठीक है, बी जीत गया। ओके, सेकेंड राउंड में बी जीत गया ना, ये देखो यहाँ तक है फर्स्ट राउंड और ये है सेकेंड राउंड। अब थर्ड राउंड में बी को जिताओगे तो सबसे पहले ए को हराओगे, फिर बी को हराओगे, फिर ए को हराओगे, फिर बी को हराओगे, फिर ए को हराओगे, फिर बी को जिताओगे। देखो एंड सो ऑन करते करते ये चलता जाएगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ तक फर्स्ट राउंड, ये सेकंड राउंड, अब ये थर्ड राउंड में बी जीत गया। अब नेक्स्ट उसमें क्या करोगे? फोर्थ राउंड में बी को जिताओगे। ठीक है, तो ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब इसको आगे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधा इसी को सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? आप देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले उसको बाहर ले लो। तो 5/6 मुझे दिख रहा है और 1/12 दोनों में से, सब में से कॉमन है। सो यहाँ लिखते हैं इसको 5/6 इंटू 1/12, सब में से कॉमन, अंदर क्या बचा? 1 प्लस एक 5/6 बाहर, 5/6 इंटू 11/12 की पावर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा? एक 5/6 तो बाहर ले लिया आपने। ठीक है, तो ये 5/6 और 11/12 भी दो, सो 5/6 इंटू 11/12 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि 1/12 तो सब में से बाहर है। और नेक्स्ट क्या बचेगा? 5/6 इंटू 11/12 की पावर 3। ऐसी तो बनेगी जीपी,
ठीक है, ये GP बन गई, टिल इन्फिनिट तक जाएगी। अब यहाँ पे A क्या है आपका, A 1 है, और सम का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया n टेंस टू इन्फिनिटी A/1 - R होता है। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। अब लगा दो बस, R क्या हो जाएगा आपका 5/6 सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो ये सेकेंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म, सो यही हो जाएगा आपका R हो जाएगा ये। ठीक है, सो A क्या है 1 अपॉन में 1 - R यानी 5/6 इंटू 11/12, और बाहर क्या चल रहा है आपका 5/72 चल रहा है। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व करो। ऊपर आ जाएगा 72, नीचे आ जाएगा 72 - 55, कितना होता है 72 - 55, देखना ज़रा यार, 7 और ये 17, तो ये 72 से 72 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 5/17। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो CBSE 2016 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, in a hockey match, both teams A and B scored the same number of goals up to the end of the game. So to decide the winner, the referee asks the captains to throw a die alternatively and decide that the team whose captain gets the first 6, मतलब जिसका भी कैप्टन को पहला 6 मिलेगा, will be declared the winner. If the captain of team A was asked to start, find their respective probabilities of winning the match and state whether the decision of the referee was fair or not. Okay, देखो अगर दोनों का जीतने की प्रोबेबिलिटी इक्वल आ गई तो मतलब रेफरी का डिसीजन फेयर था, लेकिन अगर किसी का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ जाए जीतने की तो उसका डिसीजन अनफेयर था। अब वो कह रहा है कि एक हॉकी मैच में दोनों टीम खेली, दोनों टीम ने सेम नंबर ऑफ गोल्स स्कोर किए। ठीक है, दे हैव स्कोर्ड द सेम नंबर ऑफ गोल्स। ठीक है, तो अब तो डिसाइड हो नहीं सकता कि कौन जीता, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब रेफरी ने बोला कि लो डाई लो और फेंको इसको, और जो सबसे पहले 6 लाएगा वो जीत गया। ठीक है, वो जीतेगा। तो अब ये फैसला हुआ है तो भाई हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 6 आ जाए, यानी 1 2 3 4 5 6 में से 6 आ जाए, यानी 1/6 आ जाए। ठीक है, कैसे आया देख लो यार, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स 6 हैं आपके पास नीचे, और आपको फेवरेबल कौन सा है, 6 है ना, तो एक ही तो है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या हो जाएगा 1/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 5/6। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है भाई, देख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आपके पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग आपके पास है। ए ने स्टार्ट कराए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों जीत जाए, तो सबसे पहले ए को जिताते हैं, फिर बी का भी विनिंग निकालेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द गेम, कि भाई ए जीत जाए, तो सबसे पहले देखो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/6 जीतने की, हारने की भी दोनों की 5/6 है। पहले ही राउंड में ए जीत जाए, क्योंकि ए ने स्टार्ट किया है, तो 1/6 गेम वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, प्लस दूसरे राउंड में ए जीते, यानी पहले राउंड में हारा होगा तो 5/6 हार गया ए, बी तो हारेगा ही क्योंकि हमें ए को जिताना है अभी। ठीक है, उसके बाद बी का भी कर देंगे, तो अभी ए को जिताना है तो बी भी हारा होगा, फिर ए जीत गया सेकेंड राउंड में। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट, ये सेकेंड राउंड, तो यहीं पे गेम खत्म हो जाएगा। ओके, प्लस अब ए जो है वो थर्ड राउंड में जीते, सो पहले राउंड में बी ए हारा होगा, दूसरे राउंड में बी हारा होगा। ठीक है, पहले राउंड में ए हारा, फिर बी हारा, फिर ए हारा होगा, फिर बी हारा होगा, क्योंकि बी को तो हमेशा हराना है, और थर्ड राउंड में बी ए जीत गया होगा, थर्ड राउंड में ए जीत गया होगा। ठीक है, एंड सो ऑन करके अब फोर्थ राउंड में ए जीतेगा। ठीक है, तो आपको देख रहे हो यहाँ पे दोबारा से एक जीपी बनेगी। तो सबसे पहले तो 1/6 कॉमन ले लो, 1/6 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा 1 + 5/6 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है 5/6 का 4, और नेक्स्ट क्या होगा अकॉर्डिंगली बताओ, ये 2 4, नेक्स्ट 5/6 का 6 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 1/6 को भारी रखो, अंदर क्या बचा, फिर दोबारा से जीपी बनी, तो इसमें आर क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, यानी 5/6 का स्क्वायर हो जाएगा आर, और सम का फॉर्मूला तो 2 क्वेश्चन से हम लगाते ही आ रहे हैं, A/1 - R। बस सॉल्व कर लो इसको, 1/6 इंटू 1 36 - 25 इंटू 36 ऊपर। ठीक है, सो ए जीतेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आ गई, सॉल्व करो इसको, 1/6 इंटू 36 अपॉन में 11 6, यानी 6/11। ठीक है, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 6/11 कि ए जीतेगा। अब बी जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 1 में से माइनस कर दो इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग टोटल यानी 1, क्योंकि और कोई केस तो है नहीं, 6/11 ए जीत गया, तो अब जो बची प्रोबेबिलिटी वो बी के जीतने की आ जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के जीतने की क्या आ जाएगी 5/11। देखो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 6/11 और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/11, सो रेफरी वॉज नॉट फेयर, रेफरी वॉज नॉट फेयर, क्योंकि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ गई भाई,
और क्यों आ रही है ज़्यादा, ये लॉजिक आपको पता है, हर चीज़ लॉजिक से चलती है, क्योंकि ए ने स्टार्ट किया था गेम, तो उसका जो पहले जीतने वाला केस था ना, वो बी को एडवांटेज नहीं मिला, क्योंकि बी ने स्टार्ट किया होता तो हो सकता था बी जीत जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने ए को दिया सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये बायस आ गया और ए का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आया। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये कब आया, ये 2015 का क्वेश्चन है भाई। अ बैग कंटेन्स 4 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स एंड बैग ए है यहाँ पे आपके पास, जिसमें 4 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स हैं, और बैग बी है आपके पास जिसमें 7 ब्लैक एंड 3 रेड है, ठीक है, ये बॉल्स हैं। अ डाई इज थ्रोन इफ़ 1 और 2 अपीयर्स ऑन इट दैट देन द बैग ए इज़ चूजन। तो ये क्वेश्चन भाई बेस थ्योरम का है, ये क्वेश्चन किसका है, बेस थ्योरम का है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता लग गया सोर्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जब भी हमें निकालनी होती है तो हम बेस थ्योरम लगाते हैं। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको, बेस थ्योरम वाली वीडियोस जाके देखो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके पहले 5 मिनट ही देख जाओगे ना आप, तो आपको बेस थ्योरम तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई अगर अ डाई इज थ्रोन इफ़ 1 और 2 अपीयर्स ऑन इट, या तो 1 आ जाए या 2 आ जाए, और मैंने ये बताया था और का मतलब प्लस होता है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगेन 1/6, क्योंकि एक दोनों एक ही तो आउटकम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/6 यानी 1/3। सो जब ये दोनों केसेस होंगे तो बैग ए को चूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द बेस थ्योरम 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी, अदरवाइज क्या बोला इसने, देन बैग ए अदरवाइज बैग बी, यानी 1 - 1/3 दैट इज़ 2/3। तो दोनों की सोर्स की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी, एक की 1/3 और 2/3, ठीक है। इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम बीइंग रेड, वन ऑफ देम बीइंग रेड एंड अनदर ब्लैक, ठीक है। 2 बॉल निकाल रहे हूँ, तो वो बताओ कि ये इवेंट है आपका फेवरेबल, वो बताओ कि एक ब्लैक होगा उसमें से और एक रेड होगा। सो उसको मान लेते हैं ई इवेंट, 1 ब्लैक एंड 1 रेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन क्या है कि 1 ब्लैक और 1 रेड आए बैग ए में से। सो बैग ए में है कितने ब्लैक, 4, तो एक चाहिए, एक ब्लैक चाहिए और एक रेड चाहिए, ठीक है। आउट ऑफ 10 C2, क्योंकि टोटल 10 है और 2 बॉल्स आपने निकाली हैं, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 क्या हो जाएगा, देखिए प्लीज़, मैंने बेस थ्योरम के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को देखो, क्योंकि मैं यहाँ अगर एक्सप्लेनेशन देने लग गया तो फिर तो होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देने का टाइम नहीं है, अब ये सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम है, ठीक है। कोई सोच रहा हो कि बता तो रहा नहीं कैसे निकाला, भाई बेस थ्योरम करवाई हुई है, उसको देखो। अब यहाँ देखो, और समझ में भी आ गया होगा आपको कि 7 में से 1 ब्लैक चाहिए, 3 में से 1 रेड चाहिए और 10 में से 2 चाहिए, समझ गए। अब वो क्या बोल रहे हैं, find the probability of if 2 balls are drawn at random from the selected bag, find the probability of one of them being red and another black। तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि एक ब्लैक है और एक रेड है, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी सिंपली बताओ, ओके, ठीक है। सो इसको मिटाते हैं यहाँ पे, एक ब्लैक और एक रेड आने की प्रोबेबिलिटी तो भाई यही हो गई ना, 1 ब्लैक एंड 1 रेड, या तो वो ब्लैक 1 उस बैग ए से आ जाए या बैग बी से आ जाए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2, ठीक है। बस यही तो पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या था 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E ये क्या हो जाएगा 4C1 इंटू 6C1 अपॉन में 10C2, ओके। प्लस 2/3 7C1 इंटू 3C1 अपॉन में 10C2, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व कर लो, यही है आपका आंसर, क्योंकि उसने पर्टिकुलर सोर्स के बारे में नहीं पूछा है इस बार हमें, उसने बोला है कि सिंपली बताओ कि आप एक ब्लैक होगा एक रेड होगा, तो वो तो दोनों बैग से आ सकती है, तो ये दोनों बैग से निकाल दी हमने, ठीक है। बेस थ्योरम इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये मैंने आपको बात बताई हुई है। सो 1/3 इंटू, अब इसको सॉल्व करो यार, 10C2 को पहले सॉल्व करो, 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल, ठीक है, सॉल्व करना आता है ना। सो 10 इंटू 9 अपॉन में 2 दैट इज़ 45, तो नीचे तो 10C2 की जगह मैं 45 लिखने वाला हूँ, और 4C1 कितना होता है 4 ही होता है। सो सबसे पहला हो जाएगा 4/45 प्लस 2/3 इंटू 21/45, है ना। सॉल्व करो इसको, 3 1 3 3 8 ज़ा, सो 8/45 प्लस 3 1 3 3 7 ज़ा 14/45
तो इसका आंसर हो जाएगा 14 + 8 22/45, ये फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो भाई, बैग 1 ये कब आया देख लो, 2012 का क्वेश्चन है। बैग 1 contains 3 red and 4 black balls and bag 2 contains 4 red and 5 black balls. One ball is transferred from bag 1 and bag 2. बैग 1 है, बैग 2 है, 3 लाल रंग की बॉलें हैं, 4 ब्लैक हैं, 4 रेड हैं, 5 ब्लैक हैं। वन बॉल इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 एंड देन अ बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। एक बॉल बैग 1 से बैग 2 में डाली, एक बॉल बैग 1 से निकाली, बैग 2 में डाली, और फिर बैग 2 में से फिर एक बॉल निकाली, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, और जो बैग 2 में से फिर बॉल निकाली ना वो रेड थी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, अगेन बेस थ्योरम का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। सोर्स की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है, तो इवन आपका इवेंट क्या हो जाएगा कि ट्रांसफर्ड बॉल इज़ रेड, कि आपने बैग 1 से बैग 2 में रेड बॉल ट्रांसफ़र की, और E2 क्या हो जाएगा, ट्रांसफर्ड बॉल इज़ ब्लैक, कि आपने ब्लैक बॉल को ट्रांसफ़र किया। दोनों केसेस आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि कुछ बताया तो नहीं है उसने, बस इतना बोला कि एक बॉल ट्रांसफ़र की है, तो दोनों बॉल ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो अगर रेड बॉल ट्रांसफ़र हुई होगी तो रेड बॉल उठानी पड़ेगी बैग 1 में से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, पिकिंग ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 यानी 3/7, और पिकिंग ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1 इज़ 4/7, ठीक है। तो सोर्स की प्रोबेबिलिटी तो आ गई इंडिविजुअल। अब इवेंट क्या है हमारा फेवरेबल, उसको ए ले लेते हैं। द बॉल सो ड्रॉन इज़ फाउंड टू बी रेड। देखो बैग 2 में फर्स्ट केस में देखो कि ये तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है पहले, ठीक है। तो फर्स्ट केस हो जाएगा कि जब आपकी रेड बॉल ट्रांसफ़र हुई होगी, ओके, आपकी रेड बॉल ट्रांसफ़र हुई है बैग 1 से बैग 2 में, फिर बैग 2 में से फिर आपने रेड बॉल निकाली, तो बैग 2 में रेड बॉल ट्रांसफ़र होने के बाद टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी हो गई, पहले 4 थी, अब 5 हो जाएंगी ना। यहाँ देखो +1, क्योंकि एक बॉल जो वहाँ से आई है, तो अब यहाँ से अब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5 टोटल, यानी टोटल कितनी हो गई अब, ये 5 + 5 10, तो ये 5/10 आ जाएगा, समझ गई ना। अब दूसरा केस क्या है कि आपने ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र की, फिर रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अगर ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र हुई होगी तो यहाँ एक ब्लैक बड़ी होगी, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो 10 हो गई, लेकिन अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/10 हो जाएगी। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया है, क्योंकि अब ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र हुई ना, तो रेड तो 4 की 4 ही रही, तो 4 और एक ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र होने की वजह से टोटल 10 हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट केस में वो 4 की जगह 5 क्यों हो गया, क्योंकि आपने रेड बॉल ट्रांसफ़र करी तो रेड बॉल का अमाउंट बढ़ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज़ ब्लैक, तो आपका सोर्स कौन सा है, अब इस वाले सोर्स का पूछ रहा है वो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ बेस थ्योरम की वीडियोस जाके देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, और अगर समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड। सो कैसे लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होगा ना, E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। सॉल्व करो इसको, 4/7 इंटू 4/10, 3/7 इंटू 5/10 प्लस 4/7 इंटू 4/10, है ना। 70 70 70 ऊपर से कट जाएगा, 70 70 नीचे से एलसीएम लेके ऊपर से कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा, ऊपर 16, नीचे 15 + 16, ओके। क्योंकि 70 70 ऊपर से नीचे से कट जाएगा ना, यहाँ से एलसीएम आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा सबसे ऊपर, फिर इस वाले 70 से कट जाएगा, फिर आपका बचा क्या, 15 + 16 बचा, तो 16 16 16 32 31, ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 ये जो है अभी तक नहीं आया है, ठीक है, इस बार आने के चांसेस हैं, और एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने उठाया क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर 2 बॉक्सेस, बॉक्स 1 कंटेन्स 3 रेड 6 ब्लैक, बॉक्स 2 कंटेन 5 रेड एंड n ब्लैक, ठीक है भाई। वन ऑफ द 2 बॉक्सेस, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अब देखो बॉक्स सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, क्योंकि 2 ही तो बॉक्स हैं, और बॉक्स ये वाला सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है। इंडिविजुअली सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बॉक्स की, 1/2 एंड 1/2। फिर बोल रहा है एट कहाँ गया भाई, वन ऑफ द 2 बॉक्स
बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 इज सेलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली उठाया, एंड अ बॉल इज ड्रॉन एट दी रैंडम, ठीक है, कोई भी बॉल उठा ली, द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड बॉल कम्स आउट फ्रॉम दी बॉक्स 2। आपने सबसे पहले तो अगर मान लो आपने पहला बैग सेलेक्ट किया है ये वाला, तो इसमें से रेड आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 3/9 है ना, 3/9। और अगर दूसरा बैग सेलेक्ट किया और उसमें से रेड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको, ऐसा नहीं करना इसको भाई, बैग सेलेक्ट, हाँ सही तो कर रहा हूँ, सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 कितना हो जाएगा, ये तो बॉल इज फाउंड टू बी रेड, हाँ तो 3/9, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 कितना हो जाएगा, रेड चाहिए ना, 5/5 + n, ओके, ठीक है। अब फाइंड n इफ़ द बॉल इज ड्रॉन टू बी, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल कम्स आउट फ्रॉम द बॉक्स 2। अब वो कह रहा है कि रेड बॉल जो है, जो सोर्स की प्रोबेबिलिटी हम बेस थ्योरम में निकालते हैं, वो अब गिवन है आपको कि रेड बॉल आ चुकी है और वो बॉक्स 2 में से भी आई है, उसकी कैपेबिलिटी है 1/3। अब आपको बस n निकालना है, तो बॉक्स 2 वाले को ऊपर रखना है बस आपको, ठीक है, क्या है, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2, ठीक है, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2, ठीक है। हो सकता है आप कुछ बच्चे कह रहे हो कि एक्सप्लेन नहीं करा है यहाँ पे ढंग से, भाई क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी है, अब बेस थ्योरम को सॉल्व करने की एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ बेस थ्योरम वाली वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है, मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास 21 क्वेश्चन है, ओके। तो ये गिवन है आपको 1/3, देख लो ये वाली लाइन में ये 1/3 गिवन है आपको, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है 1/2, और उसमें से आ जाए क्या प्रोबेबिलिटी है 5/5 + n, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू इसमें कितनी थी 4/9 थी ना, 3/9 प्लस 1/2 इंटू 5/5 + n। इसको सॉल्व करो बस n के लिए। अब देखो 1/3 यहाँ पर है, इसमें से 1/2 कॉमन लेके वो वहाँ भेजोगे, 1/3 इंटू 1/2 बचेगा, ठीक है। और ये काम करो ना, इस नीचे वाले को पूरा ही न्यूमरेटर में ले जाओ, सो 1/3 3/18 प्लस 5 10 प्लस 2n इज इक्वल टू 5/10 प्लस 2n, ठीक है। 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, तो ये हो जाएगा आपका 1/18 प्लस 5/30 प्लस 6n इज इक्वल टू 5/10 प्लस 2n, ठीक है बाबू। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद n के लिए सॉल्व करना है। अब कैसे होगा सॉल्व, n1 वालों को साथ रख लूँ, फाइव को कॉमन ले लेते हैं, सो 1/10 प्लस 2n माइनस 1/30 प्लस 6n, तो 1/18 इज इक्वल टू 5 30 प्लस 6n माइनस 10 माइनस 2n, और ये नीचे हो जाएगा आपका 300 प्लस 60n प्लस 60n प्लस 12n स्क्वायर, सो 1/18 इज इक्वल टू 5 30 माइनस 10 यानी 20 माइनस प्लस 4n, नीचे क्या हो जाएगा 300 प्लस 120n प्लस 12n स्क्वायर। देखना यार ज़रा कैलकुलेशन में सारी सही की हुई है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये देखो 5 को अंदर ले जाए क्या, हाँ लेके चले जाते हैं, और इसको भी इधर लेके चले जाते हैं, तो 300 प्लस 120n प्लस 12n स्क्वायर, और ये हो जाएगा 100 प्लस 20n इंटू 18, ठीक है।
इसके बाद 1800 कर दूँ उसको और 360 हो जाएगा, फिर ये बहुत बड़ा हो जाएगा। एक काम करते हैं 18 को हटाने की कोशिश करते हैं यहाँ से। 18 कैसे हटेगा भाई? तो एक काम करते हैं यहाँ से कुछ, नहीं एक काम करते हैं 1800 कर दूंगा तो फिर 300 हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलो ठीक है करते हैं। प्लस 12n² इज इक्वल टू 1800 प्लस 360n। ओके, सॉल्व करो इसको, जगह बनाइए भाई। मेरे को तो लगा इजी कैलकुलेशन देंगे, वो कैलकुलेशन तो बहुत टफ दे दी इन्होंने। एन वालों को साथ में रखो यार, और इसको 1500 करो यहाँ पे। सो ये हो जाएगा आपका 12n², उस तरफ आएगा 360, 240n माइनस इज इक्वल टू 1500, है ना। सॉल्व करना है इसको यार। 12n² माइनस 240n माइनस 1500, कुछ कॉमन आएगा। अगर मैं 12 कॉमन ले लूँ तो n² माइनस 20n, 1500 जाएगा 12 से, 12 वन ज़ा 12, 12 दूनी 24, 125, हाँ जाएगा। ठीक है। सो n² माइनस ये 25 इंटू 5 125 होता है, और दोनों का प्लस माइनस भी 20 होता है। ये हो जाएगा आपका n माइनस 25 प्लस 5 n माइनस 25 n प्लस 5 n माइनस 25, 0 0 तो चल ही रहा है बगल में, और n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25। ठीक है, ये मत भूलना कि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल अमाउंट कुछ ना कुछ तो अमाउंट होगा, अब कोई अमाउंट नेगेटिव में थोड़ी होता है। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स, 2 balls are selected at random one by one without replacement. If the second selected ball is happens to be red, what is the probability that the first selected ball 2014 में आया हुआ है, first selected ball is also red. ठीक है, मेरे 2 साल सीनियर थे, उन्होंने दिया ये क्वेश्चन। अब बैग कंटेन्स, भाई बैग है आपके पास जिसमें 3 रेड हैं और 7 ब्लैक हैं। ठीक है, इसमें से 2 balls आर सेलेक्टेड एट रैंडम वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, एक बॉल बाहर निकाली, फिर उसके बाद दूसरी बॉल बाहर निकाली। इफ़ द सेकेंड सेलेक्टेड बॉल इज हैपन्स टू बी रेड, ओके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज ऑल्सो रेड। देखो पहले तो ये लिखो कि लेट द फर्स्ट सेलेक्टेड बॉल इज़ रेड, और फिर E2 में लिखो लेट द फर्स्ट बॉल इज़ ब्लैक। ठीक है, क्योंकि दूसरी बॉल तो बाद में निकालोगे, लेकिन पहले पहली तो निकालो। तो दोनों केसेस में से मैंने पहला केस ये लिया कि जो मैंने पहला ड्रॉ निकाला उसमें पहली रेड आ गई। दूसरा केस मैंने ये लिया कि जो पहला ड्रॉ में ब्लैक आ गई। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, इफ़ द सेकंड बॉल, इसके बाद जो अब निकालूंगा, इफ़ द सेकंड सेलेक्टेड बॉल हैपन्स टू बी रेड, वो कह रहा है कि रेड आ चुकी है दूसरी बॉल जो दूसरी निकालोगे। तो अगर पहले केस में से दूसरी बॉल निकालोगे तो पहले तो लिखो लेट ए बी द इवेंट दैट द बॉल इज़ रेड। 2014 में अच्छा क्वेश्चन दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मतलब रेड आ जाए पहले केस में से। देखो अगर आपने एक रेड बॉल निकाल दी है और ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब वापस नहीं डाली, एक रेड बॉल निकाल दी तो एक रेड बॉल कम हुई आपके बैग में से। तो अब अगर वो रेड बॉल आनी एक रेड बॉल निकाल के मैंने बाहर रख दी, अब कितनी बची रेड बॉल? 2 बची ना, 2 रेड और 7 ब्लैक, तो वही है। ठीक है, अब यहाँ से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/9। समझ गए? सेकंड केस में से रेड बॉल निकालो कि अगर आपने पहले ड्रॉ में ब्लैक बॉल निकाली तो आपकी रेड तो उतनी ही रही 3, अब ब्लैक कम हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो अब 3 रेड और 6 ब्लैक है, इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/9। समझ गए ना क्वेश्चन? अब वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट सेलेक्टेड बॉल इज़ ऑल्सो रेड, मतलब पहले वाले केस की पूछ रहा है, नहीं फर्स्ट, हाँ ये वाले केस का पूछ रहा है। ठीक है, सेलेक्टेड बॉल फर्स्ट इज़ रेड, मतलब पहली रेड थी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहली रेड थी, ये केस कौन सा है? केस 1। बेस का क्वेश्चन है, कईयों के दिमाग में तो आया नहीं होगा, लेकिन समझ गए वो अब।
ए अपॉन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू। चलो भैया सॉल्व करते हैं इसको। मेरा मन नहीं है वैसे, मैं यहीं छोड़ सकता हूँ, आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है। ओ शिट, मैंने क्यों मिटा दिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नहीं लिखा था ना मैंने। ठीक है। फर्स्ट सेलेक्टेड बॉल इज़ रेड, मतलब स्टार्टिंग में ही पहले ड्रॉ में रेड आई। फर्स्ट सेलेक्टेड बॉल इज़ ब्लैक, लिख दिया मैंने। 2/9 सॉल्व करो। नीचे क्या है 90 90 90, ऊपर नीचे से कट जाएगा 90 क्योंकि एलसीएम आ जाएगा। यहीं सॉल्व कर देते हैं इसको यार। तो ऊपर 6, यहाँ बचेगा 6 + 21 दैट इज़ 6/27 इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। यार कितने क्वेश्चन है, बहुत लंबे लंबे। चलो देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 4 balls, 2 balls are drawn at random without replacement and are found to be white. What is the probability that all balls are white? एक बैग है, उसमें 4 बॉल्स हैं, ठीक है। 2 balls are drawn at random without replacement and found to be white. 2 बॉल निकाली एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक निकाली तो उसको ही बाहर रखा, दूसरी उसके बाद निकाली है, दोनों ही वाइट आ गई। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स आर वाइट? अब वो सारी वाइट थी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके अंदर चारों की चारों वाइट थी? देखो ये क्वेश्चन आया 2010 में भी आया और 2016 में भी आया, मतलब मेरे टाइम का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जब मैं 2016 में 12वीं में था। ओके, तो भाई चारों की चारों वाइट हैं, तो सारे केसेस लेने पड़ेंगे। कि अगर केस 1 लेते हैं कि उसमें 2 वाइट थी और 2 अदर कलर की थी, ठीक है, पहला तो केस ये हो जाएगा। दूसरा केस ये हो जाएगा कि 3 वाइट थी और 1 अदर कलर की होगी। तीसरा केस ये हो जाएगी कि चारों की चारों वाइट थी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि आपने एक वाइट का वो क्यों नहीं लिया। देखो इसीलिए नहीं लिया क्योंकि उसने इवेंट में दिया है कि उसने जब दोनों निकाली ना तो दोनों वाइट थी, मतलब कम से कम 2 वाइट तो हैं उस बैग में यार, तो कम से कम से ही स्टार्ट करना है, एक वाइट नहीं है उसमें, कम से कम, क्योंकि उसने पहले ही राउंड में दोनों वाइट निकाल दी, तो मतलब 2 वाइट तो हैं उस बैग में, तो इसलिए 2 से ही स्टार्ट करोगे अब। तो 4 वाइट ऑल, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स आर वाइट? अब पहले केस में से वाइट आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? एक सेकेंड, ई अपॉन, पहले तो इसका लिखो ना आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। सो सारे केस की इक्वल प्रोबेबिलिटी है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट इज़ 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विल ऑल्सो बी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 विल ऑल्सो बी 1/3 बिकॉज ऑल इंडिविजुअल केसेज आर ऑफ 1/3, ठीक है। अब पहले केस में से वाइट आ जाए, लेट ई बी द इवेंट दैट द बॉल इज़ वाइट, ऐसे भी लिखना भाई ये पूरी स्टेटमेंट। तो पहले केस में से वाइट आ जाए, क्या है, एक सेकेंड, तो ऑल दी बॉल्स आर वाइट, हाँ पहले केस में से वाइट आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2C2/4C2, ठीक है। दूसरे केस में से वाइट आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 3C2/4C2। तीसरे केस में से वाइट आ जाइए, E/E2 है, वाइट आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 4C2/4C2, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट है इसलिए C से लगा के करो इसको। अब वो बोल रहा है कि सारी वाइट थी उसमें, मतलब थर्ड केस के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपकी बॉल, 2 बॉल निकाली ना, एक सेकेंड, हाँ 2 बॉल निकाली है, तो 2 में से 2 बॉल वाइट थी, 3 में से 2 बॉल वाइट थी और 4 में से 2 बॉल वाइट थी, ठीक है। हाँ देखो अब सारी वाइट थी पहले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब सोर्स 3 से पूछ रहा है। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है। ओके, देखो भाई थर्ड केस से रिलेटेड पूछ रहा है, सारी वाइट थी तो उसकी तो 1 ही हो जाएगी ना, सो 1 × 1/3, नीचे क्या हो जाएगा 2C2 मतलब 1 है ना,
2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 2 0 तो 1 ही होता है, ठीक है। तो ये 2 अपॉन 4 से 2 कितना होता है यार, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 इंटू 3 ऊपर और 2 नीचे, फिर 2 2 4 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया है मैंने, इंटू में 1/3 इसका, प्लस इसको सॉल्व करना ज़रा, 3c2 इस 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 और 2 3 माइनस 2 1, यानी ऊपर क्या बचा 3 बचा आपका, ठीक है। तो 3 ऊपर बचा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 4c2 अभी तो सॉल्व किया, 6 होता है ना, हाँ ठीक है, इंटू 1/3 इसका, प्लस लास्ट वाले का तो 1/3 इंटू 1, सॉल्व कर लो इसको। देखो कैसे सॉल्व करोगे, 1/3 नीचे लिखोगे अब 2/18 प्लस 1/6 प्लस 1/3, ठीक है। नीचे एलसीएम ले लो, 1/3 को पहले ऊपर ही रखो और नीचे एलसीएम लोगे तो इंटू में 3 करोगे और यहाँ इंटू में 6 करोगे, ऊपर क्या आएगा 2 + 3 + 6 और नीचे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। 1/3 इंटू 18 अपॉन में 3 + 2 5, 5 + 6 11, योर आंसर विल बी 18/33, ठीक है। ईजी क्वेश्चन, ईजी नहीं अच्छा क्वेश्चन था, पता ही नहीं लगता बच्चों को, तो बेस लगेगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 2 persons A and B throw a die alternatively till one of them gets 3 and wins the game. Find their respective probability of winning if A begins. देखो 2 पर्सन हैं, दोनों डाई फेंक रहे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या हो जाएगी कि अगर 3 आ जाए तो 3 कैसे आ सकता है, वन ऑफ गेम ऑल्टरनेटिवली फेंक रहे, मतलब एक डाई है और 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो लूजिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/6, ठीक है। फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, मतलब दोनों की इफ़ ए बिगिंस, तो पहले तो ए विनिंग की निकालो, फिर उसमें से हम 1 में से माइनस कर देंगे तो बी विनिंग की भी आ जाएगी। ए विनिंग की निकालोगे और ए ही स्टार्ट कर रहा है तो ए पहले राउंड में ही जीत जाएगा, फर्स्ट केस ही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस ए दूसरे राउंड में जीतेगा, मतलब पहले राउंड में हारा होगा, दूसरे राउंड में फिर बी को तो हराना ही है, फिर ये दूसरे राउंड में जीत गया ए। फिर क्या करोगे, फिर दोबारा से आप ए को हराओगे, फिर बी को हराओगे, फिर ए को हराओगे, फिर बी को हराओगे और फिर ए को जिताओगे। समझ गए, ओके। तो मतलब ये फर्स्ट राउंड में यहाँ जीता, ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, सेकंड राउंड में यहाँ जीता, ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ, थर्ड राउंड में यहाँ जीता, एंड सो ऑन करके ये बनती जाएगी जीपी। सो 1/6 सब में से कॉमन है, बाहर लो, अंदर क्या बचा 1/6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 का पावर 4, नेक्स्ट क्या होगी पावर 5/6 की 6 होगी, है ना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, और एंड सो ऑन करके इन्फिनिटी तक जाएगी, क्योंकि 1/6 तो अपने भारी ले लिया है और इन्फिनिटी का सम तो आप अभी से करते आए हो, 1 - 1 r, ठीक है। a/1 - r होता है, वैसे r क्या होता है 5/6 का स्क्वायर। सॉल्व कर लिए इसको, सिमिलर क्वेश्चन किया है अभी क्वेश्चन नंबर 2 या 3 करा है, 11 आ जाएगा 6/11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सिमिलर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, तो बी विनिंग की क्या आ जाएगी, दोनों की निकालनी है क्योंकि 1 - 6/11 दैट इज़ 5/11। क्वेश्चन नंबर 10, एन अर्न, वैसे एन अर्न होना चाहिए था क्योंकि ये वोवल है। एन अर्न कंटेन्स m वाइट बॉल्स एंड n ब्लैक बॉल्स, ठीक है भाई। एक अर्न है उसमें m वाइट एंड n ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम एंड इज़ पुट बैक इन टू दी अर्न अलॉन्ग विद k बॉल्स ऑफ द सेम कलर। देखो एक बॉल निकाली, फिर उस बॉल को वापस डाल दिया और सेम नंबर ऑफ k बॉल्स के साथ, मतलब अगर मान लो मैंने पहले में वाइट बॉल निकाली एक, तो k वाइट बॉल्स में लूँगा, वो k कुछ भी हो सकता है, k वाइट बॉल्स में लूँगा और उस बॉल को भी वापस डालूंगा और k वाइट बॉल्स को भी वापस डाल दूंगा, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा कि मैंने एक पहली ब्लैक बॉल निकाली, फिर उस ब्लैक बॉल जो निकाली उसके k नंबर ऑफ़ बॉल्स ब्लैक बॉल्स में लूँगा, फिर इस ब्लैक बॉल को भी डालूंगा और k नंबर ऑफ़ ब्लैक बॉल्स को भी डाल दूंगा, ठीक है। ये है केस, ओके। तो सबसे पहले इवेंट क्या बनेगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वाइट बॉल्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अलॉन्ग विद k बॉल्स ऑफ द सेम कलर एज दैट ऑफ द बॉल ड्रॉन, ठीक है। अ बॉल इज़ अगेन ड्रॉन एट रैंडम, उसके बाद निकाली, डालने के बाद बॉल निकाली, शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल, उस जब सारी बॉल वापस डाली उसके बाद हमने वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है,
डज़ नॉट डिपेंड्स ऑन के, और उसकी प्रोबेबिलिटी के पे डिपेंड नहीं होगी, ठीक है। तो पहला केस तो ये लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल, जो फर्स्ट ड्रॉ में अपने वाइट बॉल निकाली है, और ये क्या हो जाएगी, एम वाइट बॉल है टोटल अपॉन टोटल, ठीक है। E2 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, सेकंड केस है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल्स, ड्राइंग अ ब्लैक बॉल, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, n अपॉन में m प्लस n, समझ गए। अब इसके बाद अगर इसने ये वाला केस लिया ना, पहला केस में वापस जाते हैं, उसने वाइट बॉल निकाली, फिर सेम मतलब के अमाउंट ऑफ वाइट बॉल वापस डाली बैग में, ठीक है, के अमाउंट ऑफ वाइट बॉल वापस डाली बैग में, तो अब बैग में कितनी बॉल हो गई, m प्लस के प्लस n, टोटल बॉल्स इतनी हो जाएगी क्योंकि के नंबर ऑफ बॉल्स उसने वापस डाली। सेकंड केस में भी सिमिलरली, यहाँ के नंबर ऑफ वाइट बॉल है, यहाँ के नंबर ऑफ ब्लैक बॉल हो जाएगा सेकंड केस में, m प्लस के प्लस n। जब वो ब्लैक बॉल निकालेगा तो उस ब्लैक बॉल को तो डालेगा ही डालेगा, प्लस के नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को और डालेगा, समझ गए यहाँ तक, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल फ्रॉम केस 1, तो ए ले लेते हैं उसको कि, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल कितनी हो जाएगी, m प्लस के, क्योंकि अब वाइट बॉल m प्लस के हो गई, क्योंकि पहले मैं अपने वाइट बॉल निकाली तो के नंबर ऑफ वाइट बॉल डाली भी, प्लस अपॉन में m प्लस n प्लस के, ठीक है। सेकंड केस से प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल क्या हो जाएगी, m अपॉन m प्लस n प्लस के, क्योंकि यहाँ के जो है वो ब्लैक बॉल डाली थी, ठीक है, और आपको निकालनी क्या है, वाइट, समझ रहे हो ना। सेकंड केस में के नंबर ऑफ ब्लैक बॉल डाली, तो वाइट तो m ही रही, वाइट तो m ही रही, ठीक है, इसीलिए m अपॉन m प्लस n। जो पहला केस है यहाँ मैंने प्लस के इसलिए किया क्योंकि के नंबर ऑफ वाइट बॉल्स आपने डाली थी, तो अब वाइट कितनी हो गई, m प्लस के, ओके। अब वो कह रहा है कि शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल नाउ डज़ नॉट डिपेंड ऑन के, मतलब वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी के पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। दोनों को प्लस करना पड़ेगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल, ठीक है। तो दोनों ही केसेस मुझे लेने पड़ेंगे मेरे ख्याल से, हाँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, डाल दो वैल्यूज़, सो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, m अपॉन में m प्लस n इंटू m प्लस के अपॉन में m प्लस n प्लस के, सही कर रहा हूँ ना मैं, एक सेकेंड रुको। अ बॉल इज अगेन ड्रॉन एट रैंडम, शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल, हाँ ठीक है, प्लस n अपॉन में m प्लस n इंटू m अपॉन में m प्लस n प्लस के, है ना। ओके ये क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा है कि नहीं, देखो यहाँ से के कटना चाहिए, देखो m प्लस n प्लस के तो मैं पहले कॉमन ले लेता हूँ, सो 1 अपॉन m प्लस n प्लस के कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा m अपॉन में m प्लस n इंटू m प्लस के, और प्लस अंदर क्या बचा यहाँ पे, m n अपॉन में m प्लस n, यही बचा। अब ऊपर से m कॉमन ले लो क्योंकि यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, तो ऊपर से m कॉमन लोगे, सो m यहाँ आ जाएगा, फिर m प्लस n प्लस के हो जाएगा, और ऊपर अंदर क्या बचेगा, m कॉमन लेना, तो m प्लस के प्लस n और नीचे m प्लस n, ठीक है, ये कट जाएगा दोनों, आंसर क्या आ जाएगा, m अपॉन में m प्लस n। देखो k कट गया ना, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल डज नॉट डिपेंड ऑन k, क्योंकि k है ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आपके इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इन केस इफ़ यू नो एंड डोंट नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b होता है, और इसका क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट से भी बनता है, मतलब एक के होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी, वो दोनों साथ में हो जाए तो अच्छी बात है, वही कोइंसिडेंस ही होगा, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली भी हो सकती हैं, ठीक है। मैंने इससे रिलेटेड मैं आई बटन में डाल दूंगा, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट। सो ये प्रॉपर्टीज़ पहले आप याद रखो, और यहाँ भी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b भी ऐसा ही होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टी याद रखो। ऑल राइट, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है इफ़ ए ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स फाइंड पी ऑफ एफ इफ़ पी ऑफ ई इज़ 0.35 एंड पी ऑफ ई यूनियन एफ इज़, तो यूनियन का फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में वो आई बटन में आ रहा होगा, प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लीजिए। ये फॉर्मूला सब ने पढ़ा है, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ की वैल्यू डाल दो 0.6। और क्या क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है 0.35, तो ये गिवन है 0.35। यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को ना पहले कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बचा, ठीक है, इज इक्वल टू 0.6 चल रहा है। 0.6 0 में से 0.35 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 0.25 हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है और 1 माइनस 0.35, ठीक है भाई। 0.25 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 65। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल बी 0. ये इंटू में है 25 अपॉन में 0.65, दैट इज़ 5 5 ज़ा 5 13 ज़ा 5/13, ठीक है। सिंपल सॉल्विंग थी और कुछ नहीं था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अगेन ये वाला फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, सबको याद होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला। नहीं याद है तो भाई दिक्कत है, मैं आई बटन में दे रहा हूँ लिंक, वहाँ से याद कर लो। 0.6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास पी है और इंडिपेंडेंट है तो ये इंटू में हो जाएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह मैं पी लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है अब, ओके। अब यहाँ से पी कॉमन ले लो, और यहाँ इसको यहाँ भेजो तो ये 0.2 हो जाएगा, और यहाँ से पी कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1 माइनस 0.4 0.2, सो पी की वैल्यू हो जाएगी 0.2 अपॉन में 0.6, दैट इज़ 1/3। क्वेश्चन नंबर 12, इजी क्वेश्चन है लेकिन आ सकते हैं 2-3 मार्क में, ठीक है। ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस मतलब दोनों का एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आपको ये भी कह रहा है वो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 1/8। अब देखो लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एक्स ले लो क्योंकि ईजी पड़ेगा हमें, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ले लो y, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट नीदर अकर्स, ना ए हो ना बी हो, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नीदर अकर्स इज़ 3/8, यानी अब देखो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ये भी ऐसे ही खुल सकते हैं, बिल्कुल खुल सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया उसमें, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी प्लीज़ रिवाइज करो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस बी इज इक्वल टू 3/8। अब मैं से इसको x माना है ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाए, और इसको y माना है। अब यहाँ से ना एक इक्वेशन निकालो, सो 1 माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3/8, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से आपको x इंटू वाई की वैल्यू मिल जाएगी, x इंटू वाई 1/8 यहाँ डाल दोगे, सो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 3/8। एक्स प्लस वाई को इस तरफ ले जाओ और इसको इस तरफ ले जाओ तो 1 माइनस 3/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालो, 8 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो 6/8 है ना, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/8 आ जाएगी। सॉल्व कर लिया ना आपने, आई होप आपने कर लिया है सॉल्व। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6/8 दैट इज़ 3/4, ओके। तो 3/4 आ गया आपका एक्स प्लस वाई। आपको निकालना क्या है, एक्स और वाई निकालना है। इक्वेशन क्या क्या है आपके पास, एक तो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1/8 है, और एक्स प्लस वाई यहाँ से मेरा आ गया है 3/4। कुछ सोचना पड़ेगा, अगर मुझे यहाँ से एक्स माइनस वाई भी मिल जाए तो कुछ हो सकता है क्या, नहीं छोड़ो ना, क्यों करना ही, इन्हीं दोनों से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से मिटाते हैं, देखो एक्स वाई मेरे पास 1/8 है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 1/8y और यहाँ डाल दो,
ठीक है, यहाँ डालोगे तो क्या बनेगा 1+8y² इज इक्वल टू 3/4 इंटू 8y, यानी 4 1 4 4 2 8 यानी 6y। सो 1+8y² माइनस 6y। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, यहीं पे कर देते हैं इसको सॉल्व। 8y² माइनस 6y प्लस 1, 4 2 8 होता है, तो 8y² माइनस 4y माइनस 2y माइनस प्लस 1। देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सबको आता है ना, नहीं आता तो भाई दिक्कत है आपके साथ, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सबको आना चाहिए। सो 8y² माइनस 4y कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 4y कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2y माइनस 1, यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा, सॉरी -1 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2y माइनस 1। ठीक है, 4y माइनस 1 2y माइनस 1। ओके, सो फाई की वैल्यू 1/4 और y की वैल्यू 1/2। सो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे आपके, when y is equal to 1/4 and when y is equal to 1/2। सो when y is equal to 1/4 तो x क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालो, x विल बी 1/8 इंटू 1/4, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। एंड when y is equal to 1/2 तो x की वैल्यू y is equal to 1/2 ना, 1/4। ठीक है, दोनों केसेस से आंसर निकल गए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये सारे क्वेश्चन 2-3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, A and B are two independent events such that probability of A complement into B is equal to 2/15। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है probability of A complement into probability of B is equal to 2/15, क्योंकि A और B क्या है इंडिपेंडेंट है, तो उस एक का कॉम्प्लीमेंट दूसरे के इवेंट के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको लिख दो आप 1 - 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 2/15। ओके, अब एक काम करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A को अगेन आप मानो x और प्रोबेबिलिटी ऑफ B को मानो y। इसको लिखो 1/x इंटू y इज इक्वल टू 2/15, तो ये हो जाएगा y माइनस XY इज इक्वल टू 2/15। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो आपकी आ गई। अब दूसरा क्या बोल रहा है, ये मुझे ये भी बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/6। इसका मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/6, और B कॉम्प्लीमेंट को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, सिंपल मैथ्स है आपकी। ठीक है, मैथ्स 1 माइनस y इज इक्वल टू 1/6। सो ये हो जाएगा आपका x माइनस XY इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। सो दो इक्वेशन आपके पास हैं, दोनों और दो वेरिएबल हैं x और y, तो ये एक इक्वेशन, ये इक्वेशन दोनों को यूज़ करके कुछ ना कुछ करके सॉल्व करो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, इसको भी मिटाते हैं यहाँ से। ओके, अब कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो कहीं एक से एक की वैल्यू निकाल लो। अगर मैं यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लूँ तो ये हो जाएगा मेरा y माइनस 2/15 इज इक्वल टू एक्स वाई, और यहाँ डाल दूँ, उससे क्या हो जाएगा, हाँ आ जाएगा ना x माइनस, नहीं सॉरी ऐसे नहीं होगा भाई, एक्स वाई की नहीं, y की वैल्यू निकालो यहाँ से। सो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी, पहले तो y कॉमन ले लो, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/15, और y की वैल्यू हो जाएगी 2/15 इंटू 1 माइनस एक्स, और यहाँ डालो। अब निकालो आप अपना x यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 15x 1 माइनस एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 15 1 माइनस एक्स अपॉन में 6। समझ रहे हो मैंने क्या करा है, एलसीएम ले लिया मैंने डायरेक्ट। ठीक है, ओके, क्या मिटाऊँ भाई, कुछ भी, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1/6, इसको पहले यहाँ लिख लेता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
तो इसको मिटाते हैं यहाँ से, सॉल्व करो उसको। 90x माइनस 90x² माइनस, यार एक काम करो ना, पहले यहाँ से कुछ कॉमन ले लो ना, क्यों करना है। तो 3 से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, यहाँ से 15 कॉमन ले लो, तो वही 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से 6 है, सो 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, ठीक है, ईजी हो जाएगा ना। तो यहाँ 5 बचेगा, 5 इंटू 1 माइनस एक्स, यहाँ ये 2 बचाएगा अब, तो ये हो जाएगा आपका 30x माइनस 30x² माइनस 4x इज इक्वल टू 5 माइनस 5x। सॉल्व करो इसको। ओके, तो इसको सॉल्व करो। 30x माइनस 4x दैट इज़ 26x माइनस 30x² इज इक्वल टू 5 माइनस 5x। तो ये उस तरफ आएगा तो 31x, ठीक है, माइनस 30x² तो चल ही रहा है, और माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो। आई विश ये सॉल्व हो जाए। सो 30x² माइनस 31 x है ना, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करें यार। 30 इंटू 5, 30 इंटू 5 कितना होता है, 150। 150 का प्लस एंड माइनस कुछ होता है, 31 देखना पड़ेगा। एलसीएम कहाँ लूँ। 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 इंटू 5 है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 5, यानी इंटू 5 इंटू 5, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। देखना ज़रा कुछ प्लस माइनस करके, ये आ रहा है ना 25 और 6, ठीक है भाई। 30x² माइनस 25x माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आ गया भाई, आ गया। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो इसमें से क्या कॉमन लोगे, दोनों में से 5 लोगे, 5x, तो अंदर क्या बचा 6x माइनस 5, और यहाँ भी -1 लोगे, 6x माइनस 5 लोगे, 6x माइनस 5 और 5x माइनस 1 होगा, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। यार ये बच्चा पिटेगा मेरे से, आवाज़ कर रहा है बार बार। x इज इक्वल टू 5/6 और x इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो 2x की वैल्यू आ जाएंगी, सिमिलरली इससे 2y की वैल्यूज़ भी आएंगी। कहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे इसको। सो y इज इक्वल टू 2/15, 1 माइनस 5/6, पहले 5/6 वाला केस करते हैं। सो y इज इक्वल टू 2 इंटू 6 अपॉन में 15, एक सेकेंड, पहले एलसीएम तो ले लो। 6 माइनस 5 1, सो 2 इंटू 6 अपॉन में 15। सो y की वैल्यू आ जाएगी, एक तो 12/15 व्हेन x इज इक्वल टू 5/6। अब जब x की वैल्यू हम लेंगे 1/5, तो क्या होगा, 1/5 लोगे तो y आ जाएगा आपका, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी, ये क्वेश्चन आया हुआ है यार, कभी ना कभी आया हुआ है, मैंने शायद डाला नहीं, लेकिन इस बार आ सकता है। 5 माइनस 1 दैट इज़ 4/5। ओके, 5 1 5, 5 3 2/12। सो व्हेन y इज इक्वल टू 2/12, x विल बी 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A bag contains 5 white, 7 red and 4 black balls. If 4 balls are drawn, 4 बॉल निकालिए भाई, drawn 1 by 1 with replacement है भाई, मतलब चारों इंडिपेंडेंट इवेंट है। What is the probability that none is white? 4 बॉल निकाली, 4 बॉल 4 बार निकाली, और हर बार जो है वो वाइट नहीं आई। तो पहले तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी देखो, 5/20, सॉरी 7 और 5 12, 12 और 4 16, ठीक है। नॉन वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फिर, 11/16, ठीक है। और ये चारों इवेंट इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब चारों इवेंट को एक दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बॉल निकाली, देखी, वापस डाल दी,
फिर जो दूसरी बॉल निकालोगे उसको क्या फ़र्क पड़ेगा कि पहली बॉल आपने कौन सी निकाली थी, नहीं निकाली थी, दूसरी बॉल के निकालने के लिए सेम प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। और चारों बार नॉन वाइट आया है आपका, तो इंडिपेंडेंट इवेंट के अकॉर्डिंग चारों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन वाइट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन वाइट दूसरे केस में भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन वाइट तीसरे ड्रॉ में भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन वाइट चौथे ड्रॉ में भी, ठीक है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, नॉन वाइट की निकालनी है चारों वाइट। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। यहीं छोड़ सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे भाई, 2-3 मार्क्स में आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत देखे हुए मैंने। अब पुलिस मैन फायर्स 4 बुलेट्स, फिर दोबारा उसने 4 बुलेट मारी है, ठीक ठीक, तो पहली बुलेट जब मारी तो वो तो चली गई, दूसरी बुलेट को थोड़ी फ़र्क पड़ता है कि पहली बुलेट लगी नहीं लगी, दूसरी बुलेट तो अपना सेम प्रोबेबिलिटी लेके चलेगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग किलिंग लिख देते हैं, किलिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6, तो नॉन किलिंग की क्या हो जाएगी 0.4। अब दूसरी बुलेट को नहीं पता कि पहली बुलेट ने उसको मार दिया कि नहीं मार दिया, तो वो अपनी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं करेगी। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कैट इज़ स्टिल अलाइव, मतलब वो अभी भी जिंदा है, मतलब चारों मिस हुई हैं, मतलब चारों ने नहीं मारी है। और चारों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि चारों को नहीं पता कि पहली वाली ने क्या करा है, ठीक है, पहली वाली बुलेट ने क्या करा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, a bag contains 5 white 7 red 8 black balls, ठीक है। 4 balls are drawn 1 by 1 with replacement, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है, विद रिप्लेसमेंट जहाँ दिख जाए मतलब समझ लेना इंडिपेंडेंट इवेंट की बात चल रही है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 इज़ वाइट, मतलब कम से कम एक वाइट तो आ जाए, मतलब आपका एक वाइट भी चलेगा 4 बार केस में और 3 नॉन वाइट चलेंगे, ठीक है, प्लस कम से कम एक, मतलब एक से ज़्यादा भी वाइट हो सकता है, मतलब 2 वाइट 2 नॉन वाइट, प्लस 3 वाइट 1 नॉन वाइट, प्लस चारों क्या है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 इज़ वाइट, चारों वाइट, ठीक है। अब इतने सारे केसेस करने से अच्छा है अब क्या करो टोटल में से, और फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक वाइट पहले ड्रॉ में, ठीक है, इसके और केसेस बनेंगे। देखो ये जो है अपने 3 अलग अलग केस बना दिए, 3 में नॉन वाइट आया, यहाँ पे पहले 2 में वाइट आया और बाकी 2 में नॉन वाइट आया, लेकिन ऐसा भी तो होता है कि पहले में वाइट, दूसरे में नॉन वाइट, फिर तीसरे में वाइट आ जाए और चौथे में नॉन वाइट आ जाए, तो ये भी, तो ऐसा तो बहुत सारे केसेस हर किसी के लिए बन जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो इतने सारे केसेस करने से अच्छा है, क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट है तो कुछ भी हो सकता है हर इवेंट में। 1 मतलब टोटल में से आप क्या माइनस कर दो, एटलीस्ट 1 इज़ वाइट ना, नो वाइट माइनस कर दो, नो वाइट माइनस करोगे कितनी बार 4 बार, क्योंकि 4 बार ही आपने नॉन वाइट निकालने हैं। तो अगर टोटल में से आप 4 बार नो वाइट माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा कम से कम एक वाइट तो आया होगा, कम से कम एक वाइट तो आया होगा, मतलब वो सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी जो कि मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो नो वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो बॉल कितनी है टोटल, 7 और 5 12 और 8 20, ठीक है, टोटल बॉल कितनी है 20। नॉन वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 8 और 7 यानी 15/20 यानी 3/4, ठीक है। कितनी बार नॉन वाइट निकालना है 4 बार, क्योंकि हर एक इवेंट अपने आप में इवेंट इंडिपेंडेंट है। ये रहा आपका आंसर, यहीं छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा आंसर, ठीक है। उतने सारे केसेस बनाने से अच्छा है किसी के दिमाग में आ रहा हो मैं केसेस बना के करूँ, हर किसी के बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, मत जाना यहाँ, एटलीस्ट जहाँ दिख जाए वहाँ टोटल में से आप सीधा माइनस करो नो वाइट को, मतलब जो भी आप फेवरेबल को। अब प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर, लेट फर्स्ट स्टूडेंट सॉल्व करे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकंड स्टूडेंट सॉल्व करे उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, थर्ड स्टूडेंट सॉल्व करे उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए मतलब या तो उसको पहला सॉल्व कर दे, दोनों ना कर पाए, ठीक है, या सेकंड कर दे पहला और तीसरा स्टूडेंट ना कर पाए, थर्ड स्टूडेंट कर दे पहले और 2 ना कर पाए, या तीनों सॉल्व कर दे, या ठीक है, ये तो सारे केसेस होंगे। ओके, और कोई केसेस बन सकता है क्या कि
नहीं और केसेस नहीं बनेंगे। तो इतने का सारे केसेस करने से अच्छा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। टोटल में से नो वन कैन सॉल्व माइनस कर दो ना, तो मतलब आंसर जो होगा उसमें ये तो होगा कि कम से कम किसी एक ने तो सॉल्व किया होगा। तो अगर सबकी नॉट सॉल्व की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो इसकी नॉट सॉल्व की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, इसके नॉट सॉल्व की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/3 और इसकी नॉट सॉल्व की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4। ठीक है, तीनों ने ही सॉल्व नहीं कर पाए, ये भी सॉल्व नहीं कर पाया और ये भी सॉल्व नहीं कर पाया। समझ गए, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, मतलब अब जो आंसर आएगा इससे अपना काम आसान नहीं हो जाता, टोटल में से सीधा वो फेवरेबल माइनस कर दो 1/4, सिंपल आंसर आ जाएगा आपका 3/4। ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, ए कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स। सो ए इज़ हिटिंग टारगेट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/5। बी इज़ हिटिंग टारगेट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बी हिट्स 3 टाइम्स इन 4 शॉट 3/4, मतलब हर 4 शॉट में से वो 3 शॉट लेता है। और सी के शॉट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हर 2 में से वो हर 3 शॉट में से वो 2 शॉट तो लेता ही है। ठीक है, 2/5 है ना, 3 ये एक सेकेंड 2/3 क्या कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ए बी सी ऑल में हिट, सब ने हिट कर दिया टारगेट को, सबकी हिट करने की टारगेट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि इन सबको नहीं पता कि ए ने हिट करा, बी को नहीं पता ए ने हिट करा, ए को नहीं पता बी ने या सी ने हिट करा कि नहीं, सब इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ठीक है, सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं, तो सब हिट कर देंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहले ही राउंड में तीनों ने एक साथ चलाया है तो ये पूरी। ठीक है, 2/5। सेकेंड आंसर क्या पूछ रहा है सेकेंड क्वेश्चन में, बी एंड सी में हिट ए में नॉट, बी और सी मार देते हैं ए में नॉट, तो ए डज नॉट हिट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/5, 1 - 4/5 दैट इज़ 1/5। समझ गए ना, अगर ए मार देता है उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो ए नहीं मारेगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। सो ए ने नहीं मारा 1/5 और उन्होंने मार दिया। ठीक है, 1/10 आ जाएगा आंसर। थर्ड, एनी टू ऑफ देम हिट। ठीक है, कोई ना कोई दो मार दे, या तो ए मार दे बी मार दे सी ना मार पाए। ठीक है, प्लस या ए ना मार पाए बी और सी मार दे। ठीक है, प्लस ए और सी मार दें बी ना मार पाए। ठीक है, और कोई चांसेस बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे और को तो, है ना। तो ए मार देगा 4/5, बी मार देगा 3/4 और सी ना मार पाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सबकी नॉट की लगा दो पहले, बी नॉट 1 - 3/4 दैट इज़ 1/4 और सी नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3। ठीक है, 1/3 प्लस ए नहीं मार पाएगा 1/5 इंटू ये दोनों मार देंगे, प्लस बी ना मार पाए तो पहले तो ए और सी को मरवाओ, बी ना मार पाए कि ये, और ए मार देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। बस ये रहा आपका आंसर। सॉल्व कर लो इसको, इस इक्वेशन को करोगे या मैं करूँ, ओफो, पहले तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 2/15 प्लस, क्या है एलसीएम, क्या है इसका 30 है मेरे ख्याल से एलसीएम, है ना। हाँ, तो 30 है तो ये 6 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा और नीचे 30 आ जाएगा, 13/30 विल बी योर आंसर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नन ऑफ देम विल हिट, कि ए भी ना मार पाए बी भी ना मार पाए सी भी ना मार पाए, भाई तीनों नहीं मार पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/60। क्वेश्चन नंबर 20th, ये आया हुआ है भाई CBSE 2010 और 2000 में। अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, अ कार्ड ड्रॉन
फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, मतलब एक कार्ड खो गया है. फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी हार्ट्स, और रिमेनिंग में से 2 कार्ड निकाले. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड इज अ हार्ट, मतलब कोई एक कार्ड खोया हुआ है. कितने कार्ड्स होते हैं टोटल अगर सबको पता है तो? रेड और ब्लैक, इनकी 2-2 कैटेगरी होती है. इसकी होती है क्लब एंड स्पेड और इसकी होती है हार्ट एंड डायमंड. ये 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं. ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि एक कार्ड खोया है, कौन सा? सारे केसेस लेने पड़ेंगे कि रेड हार्ट इज़ मिसिंग, हार्ट इज़ मिसिंग, कि भाई हार्ट में से एक कार्ड खोया है. E2 को लोगे कि भाई डायमंड्स में से एक कार्ड खोया है, एक कार्ड. ठीक है. E3 को लोगे कि भाई क्लब में से एक कार्ड खोया है और क्लब इज़ लॉस्ट. और E4 को लोगे भाई कि एक स्पेड लॉस्ट हुआ है. अब लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब एक हार्ट लॉस्ट हुआ है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 13C1 अपॉन में 15C1, या 13 अपॉन में 52 भी लिख दोगे चल जाएगा. 13C मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ. ठीक है. तो इसकी भी यही होगी और इसकी भी यही होगी. यार ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है ना? सबकी 13C1 अपॉन में 52C1 होगी. ठीक है. आई होप ये विजिबल होगा आपको. सबकी सेम है 13C1, इस ये खोने की, इसकी भी खोने की, इसकी भी खोने की और इसकी भी खोने की. अब वो कह रहा है कि 2 कार्ड निकाले, दोनों हार्ट निकले. तो फर्स्ट केस में से निकालो पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ हार्ट मैं लिख देता हूँ. 2 कार्ड निकाले, दोनों हार्ट निकले. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 में से पहले फर्स्ट केस में से दोनों हार्ट निकालो. तो जब फर्स्ट केस है मतलब एक हार्ट तो खोया हुआ है. अब बचे कितने हार्ट? 12. तो 12 में से आएंगे 2 और एक हार्ट खोया हुआ है तो टोटल में आप 52 में से 51 हो जाएंगे. समझ गए? सेकंड केस में से 2 हार्ट निकालो, 2 हार्ट निकालो सेकंड केस में से. तो जब डायमंड खोया है तो डायमंड खोया है ना, हार्ट तो पूरे हैं और डायमंड खोया है इसलिए 51C1. प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3 क्या हो जाएगा? क्लब इज़ लॉस्ट, हार्ट तो पूरे हैं, सॉरी एक सेकेंड रुको, 2 हार्ट निकाले ना, हार्ट तो पूरे हैं और क्लब लॉस्ट हुआ है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E4, 2 हार्ट तो पूरे हैं 13 के 13, 2 निकाल दिए उसमें से और एक स्पेड लॉस्ट हुआ है. ठीक है. मतलब यहाँ टोटल 51 में से 2 निकाले और ऊपर हार्ट में से 2 निकाले, ऐसे हम डिनोट करते हैं. ठीक है. सबकी प्रोबेबिलिटी सेम ही है यहाँ पे. सो मुझे ये तो याद ही रहेगा. अब वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, मतलब 2 हार्ट निकल गए हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड इज़ टू बी हार्ट, मतलब केस 1 से पूछ रहा है. ठीक है. ए सो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 और नीचे सबका प्लस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्यों कह रहा हूँ मैं? E1 E2 E3 E4 होगा, सॉरी यार. E1 E2 सबको आता है ना, सबको पता ही है मैं क्या करने वाला हूँ. E4 डालो भाई, सबकी वैल्यूज़ डालो. 31C1, इसको मैं डायरेक्ट 31 अपॉन 52 लिख सकता हूँ. ठीक है. अब मेरे ख्याल से आपको सॉल्व खुद कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करने लगा वीडियो लंबी खिंच जाएगी और कुछ नहीं, क्योंकि अब तो सॉल्विंग वाला पार्ट बचा है बस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है आपका? E1, सॉरी ये E1 होगा. सो ये था 13 अपॉन 52 इंटू 12C2, पहले वाले केस से आपको खेलना है और नीचे सबका प्लस कर दोगे. ठीक है. स्किप कर दूँ प्लीज़? ठीक है, स्किप कर दूँ मैं, लिख दोगे आप खुद ही. इतने सारे क्वेश्चन तो कर ही दिए, क्योंकि अब मेरे पास जगह भी नहीं है. वन अपॉन 4 ही लिख देता मैं इसको सीधा.
ठीक है। अब ये 13/52 को, एक सेकेंड रुको, हाँ ठीक है, 13/52 को लिखो 1/4, और ऊपर लिखो इसको 12c2 में 51c2। आपको सब कुछ निकालना पड़ेगा, कुछ देख सकता हूँ मैं, कॉमन कुछ हो सकता है तो नहीं हो सकता यार। 13c2 निकालो, 12 × 13/2 है ना, यही तो होगा कि देखो 12 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 12 - 2 दैट इज़ 12 - 2 10 होता है, 12 × 11 होगा ना, हाँ। सो ये तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, 1/4 × 12 × 11/2 प्लस 1/4 इंटू ये 15, देखो ऐसा है, ये 51c2 51c2 51c2, यहाँ भी 51c2 और ऊपर से 51c2 कट जाएगा जब यहाँ से कॉमन आएगा और ऊपर वाले से कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। 1/4 को भी मैं काट सकता हूँ, हाँ 1/4 को भी मैं हटा दूंगा अभी, लेकिन ध्यान रखना ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है, मैंने सीधा 12c2 को ही खोला, और यहाँ पे मैं 13c2 को खोलने वाला हूँ। 13c2 ऐसे खुलेगा भाई, 13 × 12/2, ठीक है, प्लस 1/4, फिर दोबारा 13 × 12/2 प्लस 1/4 13 × 12/2। ओके, अब एक तो काम करो, 1/4 ऊपर से भी कॉमन है, नीचे से भी कॉमन है, देख लो सबके साथ 1/4 चिपका हुआ है, तो कॉमन लेके गायब कर दूंगा मैं, ठीक है, काट दूंगा, तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, और ये भी हट जाएगा, ठीक है। तो अब बचा के ये भी हट जाएगा ऊपर से, ये रहा, बचा क्या आपके पास, यही बचा। अब 12 × 11 कितना होता है, 120 132/2, और ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 132 प्लस 13 × 12 कितना होता है, 130 156 प्लस 156 प्लस 156, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 132, और इसको प्लस कर लो यार, कर देता हूँ जल्दी से, 156 ही होता है ना, 130 140 150 156, हाँ ठीक है। हाँ 8 8 और 6 14 14 और 6 20 7 7 और 5 12 12 और 7 17 18 19 20 3 4 5 6 132/600 आ गया भाई आंसर। अब इसको 2 से काट लो, या हाँ 2 से काटो इसको ना यार, पहले 2 6 2 18 16 6 6 12 66/300। अब 3 से काटो, 22/100, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.22 इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ये, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ग्रीन सिग्नल ऑन अ बिजी क्रॉसिंग इज x इज़ 30%, ठीक है, कि ग्रीन सिग्नल मिल जाए बिजी क्रॉसिंग में, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 30%, यानी 30/100, यानी 3/10, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, ये 2020 का है भाई, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी का है ऑफ फाइंडिंग अ ग्रीन सिग्नल ऑन x ऑन 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज आउट ऑफ 3, मतलब 3 दिन में से 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज में आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, मतलब या तो यहाँ मिल जाए यहाँ ग्रीन सिग्नल, या तो यहाँ मिल जाए, यहाँ ना मिले नॉन ग्रीन मिल जाए, तीनों दिन में से पहले 2 दिन में मिल जाए, या लास्ट के 2 दिन में से मिल जाए, नॉन ग्रीन पहले मिल जाए और ग्रीन बाद में मिल जाए, ठीक है, प्लस ग्रीन नॉन ग्रीन और ग्रीन ऐसे मिल जाए, ठीक है। और कोई केस बनेगा क्या, पहले 2 में हो गया, लास्ट के 2 में हो गया, पहले 3 ये हो गया, हाँ बस 3 ही तो केस बनेंगे इसके, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ ये वाला केस एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि तीसरे दिन के बाद फर्स्ट दिन नहीं आएगा, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं हुआ ना, कॉन्जिक्यूटिव नहीं हुआ, एक के बाद एक, तो यही 2 केस होंगे। तो भाई मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, पहले दिन ग्रीन मिलेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/10,
दूसरे दिन भी ग्रीन मिलेगा 3/10, नॉन ग्रीन मिलेगा क्या हो जाएगी 7/10। तो अभी नॉन ग्रीन की प्रोबेबिलिटी तो ये हो जाएगी ना 1 - 3/10 प्लस पहले दिन नॉन ग्रीन, दूसरे दिन ग्रीन ग्रीन। तो ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, सॉल्व करो इसको। कितना हो जाएगा ये 3 3 9, 2 consecutive days out of 3। तो नॉन ग्रीन तो यही हो जाएगा। मैं एक बार ना चेक कर लेता हूँ इसका आंसर पीछे से, ठीक है, 1 मिनट दो मुझे। एक मिनट ज़रा इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूँ। हम्म 9/100 + 9/100। ठीक है, मुझे यहाँ थर्ड डे को एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड डे को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि आउट ऑफ 3 बोला है उसने। ओके, सो क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ग्रीन सिग्नल ऑन बिजी क्रॉसिंग इज़ 30%। सो ग्रीन सिग्नल आ जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ग्रीन सिग्नल 30% यानी 3/10, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ग्रीन सिग्नल ऑन एक्स ऑन द 2 consecutive डेज आउट ऑफ 3, मतलब 3 में से 2 दिन में उनको क्या चाहिए, ग्रीन सिग्नल चाहिए, ठीक है। 3 में से 2 दिन में उनको क्या चाहिए, ग्रीन सिग्नल चाहिए। ओके, तो ग्रीन सिग्नल आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो अगर मान लो पहले 2 दिन मिल जाए ग्रीन, प्लस या तो पहले दिन ना मिले लास्ट के 2 दिन मिल जाए, है ना, पहले दिन ना मिले और लास्ट के 2 दिन मिल जाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यार आउट ऑफ 3 बोला हुआ है, तो तीसरे दिन नॉन ग्रीन मिलने की प्रोबेबिलिटी भी तो हमें वो करनी पड़ेगी इनटू, मेरे हिसाब से। ओके, देखो इस क्वेश्चन में ना थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है मेरे साथ। कॉन्ट्राडिक्शन मेरे साथ ये हो रही है कि मैं, अगर उसने आउट ऑफ 3 बोला है तो तीसरे दिन नॉन ग्रीन मिलेगा, ठीक है, प्लस मैं करूँगा कि पहले दिन नॉन ग्रीन मिले और दो दिन ग्रीन मिल जाए, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो ये होगा 3/10 इंटू 3/10 इंटू 7/10 प्लस 7/10 इंटू 3/10 इंटू 3/10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो इसका आंसर होगा 3 9 7 63/1000 प्लस 63/1000 इज इक्वल टू 3 3 6 126/1000। भाई ये है इसका आंसर फाइनल, ठीक है। लेकिन जो आपको, अगर आपने इसको गूगल में सर्च करने की कोशिश की तो आपको पता है आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा ये वाला केस नहीं ले लिया होगा उन्होंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर 9/100 लोगे, फिर 9/100 लोगे, इसका आंसर आपको गिवन होगा 18/100, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है ये आंसर। 126/1000 ही सही आंसर है, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल दी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। इन क्वेश्चंस को प्लीज़ करके चले जाना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच।